Assalamualaikum class. Welcome back to our computer programming and application course. I hope you all have a good holiday session. Let's start from the structures. Today's topic is structures and we will learn how we can create structures and what are the structures. The first important question is why structures? Structures हम क्यों use करते हैं? As we already know, an ordinary variable can hold one piece of information. हमें पता है कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंट ए बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू सेव हो सकती है और वो वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी एक नंबर हो सकते हैं. अरेज आर यूज टू स्टोर लार्ज सेट ऑफ डेटा एंड मैनिपुलेट देम. अब हमने देखा कि अगर हमने एक ही टाइप के ज़्यादा वेरिएबल लेने हों तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल को बार बार लेना डिस्करेज करते हैं और हम अरे की तरफ चले जाते हैं. हम अरे बना देते हैं, फॉर एग्जांपल हम मार्क्स की अरे बना देते हैं. ठीक है. The disadvantage is that all the elements stored in an array are to be of the same data type. अब इसका disadvantage ये होता है array का कि आप सिर्फ similar टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. अगर आपने int marks लिए हैं तो आप marks जो हैं वो सिर्फ integers कर सकते हैं, और अगर आपने नेम भी उसके साथ ऐड करना है तो नेम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है और आपने इंटीजर की अरे बनाई है. If we need to use a collection of different data types items, it is not possible using an array. अगर हम चाहते हैं कि हम string को, integers को, floats को, multiple data types को combine करके एक type के variable में store करें तो हम array के through नहीं कर सकते because array is a group of similar quantities. ठीक है. When we require using collection of different data items of different data types, we can use our structures. जब हमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. हमने डिफरेंट टाइप के डेटा को अगर अपने पास स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे. स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम. ठीक है. what was the arrays? Array is a collection of similar data types, but structure is a collection of related data types. ठीक है. data items possibly of different data types, और ये different के हो सकते हैं. array हमारे पास क्या होता है? similar quantities होती हैं, और structure हमारे पास क्या होती हैं? different quantities हो सकती हैं. a structure type in C++ is called struct. जब हम structure को बनाते हैं तो हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं that is called struct. ठीक है. जैसे हम अगर इंटीजर अरे बनाते हैं तो हम इंट यूज़ करते हैं. अगर हम फ्लोट अरे बनाते हैं तो फ्लोट यूज़ करते हैं. अगर हम कैरेक्टर अरे बनाते हैं तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं. अ स्ट्रक्ट इज़ अ हेट्रोजीनियस इन दैट इट कैन बी कंपोज ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप. इसको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कहते हैं. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क होता है? हमारे पास अरे जो होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं, वो एक जैसी वैल्यूज़ को स्टोर करती हैं. अगर डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करें तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं. ये आपने डिफरेंट साइंस में भी पढ़ा होगा. ठीक है. इन कंट्रास्ट अरे इज़ अ होमोजीनियस इट कैन कंटेन ओनली डाटा ऑफ द सेम टाइप. ठीक है. हमारे पास अरे क्या करती हैं? सेम टाइप का डेटा को सेव करती हैं. स्ट्रक्चर्स होल्ड डेटा दैट बिलोंग्स टुगेदर. स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा डेटा होल्ड करते हैं? जो कि इकट्ठे होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डेटा की बात करूं, एक पर्सन के डेटा की बात करें तो उसका नेम, उसका NIC, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारे उसके लिए रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं, कंबाइन होनी चाहिए क्योंकि उस पर्सन की आइडेंटिटी है. तो दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रक्चर. अगर मैं अरे में सेव करना चाहूँ अपना नाम, NIC, पिन नंबर, कोई भी चीज़, तो वो मैं अरे में सेव नहीं कर सकती बिकॉज अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़. अगर मैंने अपना पूरा बायोडाटा एक जगह पे सेव करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी. ठीक है. इसकी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, उसमें उसकी ID होगी, नेम होगा, उसका मेजर होगा. मेजर क्या होता है? डिग्री होती है जो भी आपकी. जेंडर है, स्टार्ट ईयर क्या है, और भी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप सेव करना चाहते हैं. अगर किसी का बैंक अकाउंट का आप रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं, उसका अकाउंट नंबर होगा, इसका नाम होगा, किस करेंसी में उसका जो बैलेंस है वो होल्ड कर रहा है, बैलेंस है, क्रेडिट है, डेबिट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं वो हम इस
इसको बैंक अकाउंट के स्ट्रक्चर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस बुक है, उसमें नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है। अब देखो टेलीफोन नंबर हम इंटीजर्स में ले सकते हैं, समहाउ कभी ले सकते हैं कभी नहीं ले सकते, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टोर करें। एड्रेस है, स्ट्रिंग्स है, नेम है, स्ट्रिंग है, आईडी होती तो वो इंटीजर होती। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशन में जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशन क्या होती है, आपके स्कोप की बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपका एक ही पर्सन का डेटा है और आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो बेसिकली उसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रक्ट टाइप इज कॉल्ड मेंबर। जो स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं। मेंबर कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप, फिर वही बात कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, इन, फ्लोट, अरे, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं। सिंपल अरे अ स्ट्रक्ट, ठीक है। आपके पास जो भी मेंबर होते हैं वो आपके पास सिंपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, अरे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर विद इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं आप, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अ स्ट्रक्ट इज नेम्ड एज अ होल व्हाइल इंडिविजुअल मेंबर्स आर नेम्ड यूजिंग द फील्ड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब दो नाम होते हैं, एक तो हमारे पास पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है, फॉर एग्जांपल पर्सन है तो पर्सन में पर्सन की एक क्लास बना लेती हूँ, पर्सन का एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ और उसके अंदर मैं उसके डिफरेंट एलिमेंट्स या मेंबर्स रख लेती हूँ। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन हो गया, ये भी हम आगे बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म बाय डिफाइनिंग अरे ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप अरे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे स्ट्रक्ट कोई भी नाम, एनी नेम, any variable name that you want to give to the struct type. For example, struct book, struct student, struct university, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये struct type के अंदर आपने डिफाइन करना है। अब इसको मैंने struct type क्यों लिखा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आप एक डेटा टाइप खुद बना रहे हो पर्सन की, ठीक है। इंट, फ्लोट, करेक्टर, ये तो डिफाइंड थे ना। अब आप स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर होता क्या, आप एक खुद से डेटा टाइप बना रहे हो, आपने एक डेटा टाइप बनाई पर्सन की, ठीक है। स्ट्रक्ट टाइप इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम आपने खुद से रखना होता है। फिर आप टाइप, खाली टाइप क्या होगी, जो कि डिफाइंड टाइप्स होती हैं, इंट, फ्लोट, करेक्टर वगैरह। इंट आप, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि स्ट्रक्ट पर्सन, ठीक है। इंट आईडी, आइडेंटिफायर लिस्ट का क्या मतलब है कि आपको उसका नाम रखना है। इंट आईडी हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया, स्ट्रिंग एड्रेस हो गया, फ्लोट बैलेंस हो गया, कुछ भी जो भी आप लेना चाहते हैं। हर मेंबर के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है और टाइप उसकी डिफाइन करके फिर उसका नाम लिखना है। और एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पूरा होल्ड किस में करना है, कर्ली ब्रैकेट में होल्ड करा, और एंड ऑफ द स्ट्रक्चर आपने सेमीकोलन में ऐड करना है, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरी एक लाइन है जिसको मैंने पार्ट्स में लिखा है, जो कि आपको हेल्पफुल हो जाती है लिखने में, ठीक है। अगर आप लाइन बाय लाइन लिखोगे वो भी ठीक है, अगर आप इकट्ठा लिखोगे वो भी ठीक है। अच्छा, एक सी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। स्ट्रक्ट टाइप क्या होती है, आइडेंटिफायर लिस्ट क्या होता है, टाइप क्या होती है, तो डिफिकल्ट लग रहा है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली ये होता क्या है, तो अगर हम एक डेट टाइप जैसे इन्होंने बनाई हुई है, तो डेट में आप देखें डी कैपिटल लिखना है आपने, मे बी स्मॉल डेट जो है वो कीवर्ड हो। कीवर्ड्स आपके पास जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपके पास इंट है, फ्लोट है, तो उसको आप वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। स्ट्रक्ट डेट, कोई भी नाम रख लिया उसने, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड और सेमीकोलन लगा लिया। अब उसके अंदर 3 मेंबर उसने रखे हैं, इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर। अब ये सारा जो है ना उस तरह से होल्ड कर रहा है, 5391 इस तरह करके होल्ड कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर 3 की बजाय मार्च आए तो आप इसको स्ट्रिंग मंथ भी ले सकते हैं, ठीक है। इंट डे, स्ट्रिंग मंथ, इंट ईयर, ठीक है। वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा आपका बन जाएगा। अच्छा, सेमीकोलन लाजमी आपने ऐड करना है इसमें, ताकि आपको पता हो एंड ऑफ द। और एक और स्ट्रक्चर की एग्जांपल हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल हो सकती है स्टूडेंट इन्फो के नाम से,
ठीक है। स्टूडेंट इन्फो हो गया, उसमें आप आईडी ले सकते हो, एज ले सकते हो, करेक्टर जेंडर। अब उसने कहा करेक्टर जेंडर एम या एफ से जो है वो डिफ़ाइन कर दो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, ठीक है। डबल CGPA ये आपके पास आ गया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाए कि स्टूडेंट का ग्रेड, अब करेक्टर नेम ऑफ 15, ठीक है, मैं वैसे इसको डिस्करेज करती हूँ। करेक्टर नेम ऑफ 15 के बजाय स्ट्रिंग नेम लें, सिंपल स्ट्रिंग कोर्स लें, ताकि आपको डिफाइन अप करना पड़े कि इतनी लेंथ है और इतनी लेंथ है, ठीक है। इंट लैब 5, अब ये बेसिकली लैब के मार्क्स ले रहा है या जो भी चीज़ें, हाँ 5 लैब्स हैं आपकी तो वो ले रहा है। होमवर्क 3 एग्ज़ाम 2, तो ये आपके पास वो अरे बना रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल वेरिएबल्स लें, आप अरेज भी ले सकते हैं, आप सिंपल भी ले सकते हैं, अरे इकट्ठे भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल हमारे पास आ गई बैंक अकाउंट की, ठीक है। बैंक अकाउंट में उसने नेम ले लिया, अकाउंट नंबर ले लिया और बैलेंस टेबल ले लिया, और डेट जो है वो बर्थडे ले लिया। अब डेट बर्थडे बेसिकली इज़ नॉट डेटा टाइप डिफाइंड जो हमारे पास होती है। तो ये क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्चर है। नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे है कि ये जो डेट है बेसिकली ये डेट हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई थी, तो इसने इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। कि आप स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, करेक्टर नेम 15, इंट आईडी, करेक्टर, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ अरे ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल्स की लेंथ ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हो आप, ठीक है। फिर डेक्लेरेशन, वही उन्होंने डेक्लेरेशन कैसे करनी है, आपने स्ट्रक्ट की टाइप बतानी है, आइडेंटिफायर की लिस्ट बतानी है। जब आपने स्ट्रक्चर ये बना लिया, ये स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर लिया, तो आपने इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है। जैसे हम बनाते हैं ना इंट ए, पहले आपने इसको डिफाइन करना है, अभी आपने वेरिएबल नहीं बनाया। एक तरीका ये होता है यहीं पर वेरिएबल बना दें, कर्ली ब्रैकेट बंद करके ए सेमीकोलन, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर वैसे आपने विद इन द मेन कहीं पर बनाना है तो आप लिखोगे स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टूडेंट 1 सेमीकोलन, तो एक बन जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बनाना है स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2, तो ये आपके दो वेरिएबल बन गए, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के स्टूडेंट रिकॉर्ड के, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि आगे इसको करने से पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको ना इसको डेवलपर पे बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। अगर हम डेव ओपन कर लें यहाँ से, डेव में हम देख लेते कि स्ट्रक्चर हमने किस तरीके से बनाया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो डिफाइंड वैल्यूज़ थी, अब हम खुद से वैल्यू जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक आपने क्या करना था, सोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं आप, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं एज इन स्ट्रक्ट के नाम से कर लेते हैं, जो भी नाम आपने रखना, ठीक है। कैसे हम लोग पहले लिखते थे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम दैट इज़ द लाइब्रेरी ऑफ C++ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, डिफाइन के हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस में काम कर रहे हैं, इंट मेन, और देन हमने जो है वो, क्योंकि मेन की रिटर्न टाइप हमारे पास इंटीजर थी इसलिए हमने इंट मेन यूज़ किया, ठीक है। रिटर्न 0 हो गया। अब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। अब दो चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज़्यादा क्लियरली मैं इसको बता दूँगी, पहले वैसे वो लेक्चर ऐड करना चाहिए था, बट ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। स्कोप क्या होता है बेसिकली, स्कोप ये है आपके पास कि आप ये मेन लिख रहे हो, इस मेन की ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड, दिस इज़ बेसिकली द स्कोप ऑफ मेन, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई वेरिएबल इंट ए लेते हो, दिस इज़ बेसिकली द लोकल स्कोप ऑफ द मेन, ठीक है। अगर ये वेरिएबल मैं इस मेन के बाहर लेती हूँ, जो कि मैं ले सकती हूँ और अभी तक हमने नहीं लिया, दिस इज़ ग्लोबल स्कोप ऑफ द मेन, यानी ये मेन से बाहर भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल सिर्फ मेन से बाहर डिक्लेयर हो सकते हैं, बाकी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी CNC आउट जो होते हैं वो हम मेन के अंदर ही
लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ग्लोबल स्कोप है और ये हमारा लोकल स्कोप है। अब ये मेन हमें पता है कि ये मेन एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन के अंदर अगर हम कोई लोकल स्कोप में स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो वो विद इन दिस लोकल स्कोप ही एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो हम जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम ग्लोबल स्कोप में करते हैं ताकि हमारी जो डेटा टाइप है, जो हमने डेटा टाइप बनाई है, वो सब एक्सेस कर सकें। ठीक है, वो क्या होगी, स्ट्रक्ट। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट मैं बना देती हूँ बुक के नाम से, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, सेमीकोलन। देखिए उसने खुद ऐड कर दिया है, कंपाइलर ने अगर नहीं किया तो आपने उसको खुद से ऐड करना है। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज़ माय डिफाइंड डेटा टाइप। अब मैं कहती हूँ बुक के अंदर एक उसकी आईडी है, एक बुक का नाम है, स्ट्रिंग नेम। अब मैं स्ट्रिंग ऐड कर रही हूँ तो मैं ऊपर क्या करूँगी, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी ऐड कर दूँगी ताकि अगर मैं कोई फंक्शन यूज़ करती हूँ तो प्रॉब्लम ना हो। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब मैंने आईडी ऐड कर दी, नेम ऐड कर दिया, उसके बाद बुक की प्राइस ऐड कर देते हैं, फ्लोट प्राइस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कोई एक करेक्टर अरे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंट ISBN नंबर, ISBN ऑफ 5 रख लेते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो। ISBN नंबर, ठीक है। एक इंटीजर ले लिया हमने, एक स्ट्रिंग ले लिया, एक फ्लोट ले लिया और एक इंटीजर अरे ले लिया। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली, अगर हम इसका ग्लोबल में कोई वेरिएबल बनाना चाहती हूँ तो मैं इधर ही बना सकती हूँ, लेकिन हम ग्लोबल नहीं बनाएंगे क्योंकि वो सब एक्सेस कर सकते हैं। हम इस स्ट्रक्चर का लोकल वेरिएबल अगर हम बनाएं तो वो ऐसे होगा, बुक B1, फॉर एग्जांपल B1 बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, बुक का एक वेरिएबल है। जैसे हम इंट A बनाते हैं, इसी तरह हमने बुक B1, बुक हमारे पास क्या बन गई, डेटा टाइप बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस बुक का आईडी, नेम, प्राइस और ISBN नंबर डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूँगी, B1 डॉट, देखें खुद ही दे रहा है वो, ID इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वही हमारे पैरामीटर्स होंगे, इंटीजर है तो हमने उसको वैसे ही लिखना है, कैरेक्टर है तो एक सिंगल कोट में लिखना है, स्ट्रिंग है तो हम उसको, ठीक है, उप विद C++, रॉबर्ट लॉ 4 की हमारी बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं डिटेल एंड डिटेल की बुक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, B1 डॉट प्राइस, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस हम कहते हैं कि $200.54 है। ठीक है, और ISBN नंबर, अब देखो ISBN नंबर इज़ बेसिकली एन अरे। तो अरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस। ठीक है, अरे जहाँ पर भी आई, लूप्स इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द अरे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, B1 डॉट ISBN ऑफ I इक्वल टू कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ISBN नंबर 555 है या जो भी है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 777, या हर वैल्यू में 7 है, तो ये हमारा ISBN नंबर हमने इसको इनसाइन कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज़ बेसिकली हमने क्या की, बुक के वेरिएबल के अंदर सेव कर दी हैं। अब अगर मैं B1 एक्सेस करूँगी और मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास जो ID 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है उसकी प्राइस बता दें, जो आपकी बुक उप विद C++ है उसकी प्राइस बता दें, तो क्या करेगा, ये उसकी प्राइस प्रिंट कर देगा। अच्छा खैर, वो ये हम लैब में देख लेंगे इन डिटेल कि ये किस तरीके से होगा। अभी आप ये देखो
कि अगर ये जो वैल्यूज़ हमने स्टोर की हैं ये हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं कि वाकई ये हुई हैं या नहीं, तो मैं फॉर एग्जांपल सी आउट करती हूँ ID इक्वल टू B1, ठीक है। तो नो मैच ऑपरेटर, सॉरी B1 डॉट ID लगाएंगे ना हम इसको, नहीं, हाँ जी, B1 डॉट ID, तो ID इक्वल टू 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमने इसको एक्सेस करना है, इसके अंदर कोई चीज़ स्टोर करनी है तो B1 डॉट करके करेंगे, जैसे पहले वेरिएबल में करते थे ID इक्वल टू, ऐसे नहीं करेंगे, B1 डॉट ID करेंगे। ये डॉट ऑपरेटर होता है जो कि एक्सेस करता है इसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, इसके फील्ड्स को, इसके मेंबर्स को एक्सेस करने में हेल्प आउट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर सी आउट नेम हमारे पास क्या है, B1 डॉट नेम, यहाँ पे एंडल लगा लेते हैं ताकि हमारे पास वो शो हो जाए। ठीक है, ओप विथ C++, इसका मतलब है कि ये सही तरीके से। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को, जो आपका टास्क है इस लेक्चर का, वो ये है कि आपने यही प्रोग्राम लिखना है। और मैंने 2 वैल्यूज़ प्रिंट करा दी हैं, ID एंड नेम। आपने प्राइस और ISBN नंबर प्रिंट कराना है। अब ISBN नंबर प्रिंट कराने के लिए आप इसी तरीके से फॉर लूप भी लगा सकते हो, यहाँ पे सी आउट लगा के इसको प्रिंट करा दो। और एक और तरीका ये हो सकता है कि आप सी आउट करो B1 डॉट ISBN ऑफ जो भी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अरे है तो इंडेक्सिंग के थ्रू ही ये होगा। अब ये देखिए इसने 7 प्रिंट कर दिया, तो आपने इसको ज़रा खुद से ट्राई करना है कि किस तरीके से हमने इसको प्रिंट कराना है। दिस इज़ बेसिकली योर टास्क। और बाकी जो है वो हम इसको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर्स का आपको पता लग गया है कि स्ट्रक्चर का बेसिक क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर को ग्लोबल स्कोप में रखा जाता है, स्ट्रक्चर को बनाने के बाद डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की अरेज कैसे बनाते हैं और नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो इसको कंटिन्यू कर लेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर की अरेज और नेस्टेड स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।